नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय में सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कर जानकारी दी। बता दें कि हाल ही में संधू ने दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद ये उनकी औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सांसदों और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के लिए जलपान का भी आयोजन किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोकराझार में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। इन परियोजनाओं में स्थानीय बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े काम शामिल है। प्रधानमंत्री की इस पहल से कोकराझार में विकास को गति मिलेगी और स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं के निर्माण से रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एनडीए की डबल इंजन सरकार भी असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास दोनों के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। असम माला इस अभियान के तीसरे चरण से असम की रोड कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का भी अवसर मिला है। इन सभी प्रोजेक्ट से आपको सुविधाएं तो मिलेंगी ही, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की उपज आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। खुलुमबाई कोकराझार। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से
मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं गुवाहाटी से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हाग्रामा मोहिलारी जी, हमारे साथ उपस्थित असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बीटीसी के सभी प्रतिनिधि, समाज के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी और इस धरती के महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। तो वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिटी मोटेसेरी स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में नई इमारतें छात्रों को बेहतर सुविधाएं और सीखने का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूल और नई इमारत में आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा और खेल के लिए विशेष स्थान तैयार किया गया है। चमकते हुए देखना मेरे लिए व्यक्तिगत संतोष और हर्ष का विषय होता है। और साथियों, जब किसी शहर की पहचान और इमारतों से आगे बढ़कर उसके शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों से बनने लगती है, तब वह शहर वास्तव में समाज के भविष्य को एक शेप दे रहा होता है। और आज का यह शहर, मैं मानता हूं, आज का यह अवसर, मैं मानता हूं कि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहना चाहूंगा, यह किसी नई इमारत का कोई उद्घाटन भर नहीं है, यह एक विचार का, एक थॉट का एक्सपेंशन है, एक विचार का यह विस्तार है। साथियों, ये उस सपने को धरती पर उतरते हुए देखना है जो वर्षों पहले एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया था और आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर हमारे सामने यह खड़ा है। और मुझे इस बात का गौरव है कि ये सपना देखने वाले इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना और आत्मीय रिश्ता रहा है। वे एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक सपना देखा था। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वे शिक्षा को किताबों और परीक्षाओं की सीमा में ही नहीं देखते थे। उनके मन में यह हमेशा विचार रहता था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर समाज का निर्माण होना चाहिए। और आज जब मैं उनके इस स्वप्न को इस रूप में साकार होते हुए देखता हूं और जब मैं इस परिसर को, यहाँ की ऊर्जा को और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों की संभावनाओं को देखता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे संतोष ही नहीं बल्कि हर्ष की अनुभूति होती है। उनके बाद डॉक्टर भारती गांधी जी और पूरे संस्थान ने जिस समर्पण के साथ उनके कार्य को आगे बढ़ाया है,
मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायी है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश एक व्यापक दृष्टि के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बात मैं केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत के सारे लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि राज्य ने इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है। और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस प्रकार से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो रही है और शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह एक मैं समझता हूं कि पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का एक बड़ा इंडिकेशन है। और आज प्रदेश में केवल स्कूल और कॉलेज खोलने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में विकसित हो सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रयासों के कारण आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी एक मानक स्थापित होगा। साथियों, यहां के शैक्षणिक संस्थान केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, किसी भी स्कूल या किसी भी विश्वविद्यालय के दो डायमेंशंस होते हैं। एक उसका भौतिक स्वरूप होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि, और दूसरा उसका आंतरिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप वह होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जैसे उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, खेल के मैदान, लाइब्रेरीज, आज के समय में टेक्नोलॉजी से युक्त स्मार्ट क्लासरूम। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने कल रात ईरानी विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ चर्चा की। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों के साथ साथ ब्रिक्स से जुड़े विषयों पर भी बात हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों को लेकर चर्चा का हिस्सा थी। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और अन्य विदेशी घटनाक्रमों के कारण देश को सामने आ चुकी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आवश्यक कदम उठा रही है और जनता के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना कदम उठाकर वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सभी दलों से सरकार के साथ खड़ा होने और आम जनता को आश्वस्त करने की भी अपील की। ऐसे विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है, उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं, उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को इस देश में, आप कृपया अपने जगह चले जाइए। आप जिस मुद्दा की बात कर रहे हैं, एलपीजी, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, उसी बात के बारे में बात। आप
आप सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए। वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं, उसी बात की चर्चा चल रही है। आप सुना, ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप एलपीजी के नारे लगा रहे हैं, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपियों की हिरासत बढ़ी, 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़े। पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत, डॉक्टर आदिल अहमद और जसीर बलाल की हिरासत बढ़ी। तो वहीं आपको बताते चले, मुजम्मिल शाहीन, मुफ्ती इरफान की भी न्यायिक हिरासत बढ़ी है। हिरासत में 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है। तो वहीं आपको बताते चले, 15 दिन के लिए बढ़ाई गई हिरासत। साथ ही इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपियों की हिरासत जो है बढ़ाई हुई गई है। 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। तो वहीं आपको बताते चले, हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ाई गई। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगामी असम विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही बैठक में चुनाव रणनीतिक, उम्मीदवार चयन और प्रदेश संगठन को मजबूत करने के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। पार्टी नेताओं ने असम में अपनी स्थिति मजबूत करने और आगामी चुनाव में सफलता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रातःकाल भ्रमण के दौरान भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक श्री मेहरबान सिंह के प्रतिष्ठान पर चाय पी और घर पर बने स्वादिष्ट अरसे भेंट स्वरूप प्राप्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से आत्म संवाद किया और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है और स्थानीय लोगों की राय महत्वपूर्ण है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि कई जगहों पर उपभोक्ता तय कीमत से ज्यादा दर पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए और राज्य में सिलेंडरों को पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है। जहां पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूं इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान सरसा में कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 512 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार काफी पिछड़ा हुआ था और अपराध की स्थिति गंभीर थी, लेकिन अब राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने विधानसभा परिसर में आयोजित एक समारोह में अनुकंपा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये पहल दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के आश्रितों को रोजगार, सहायता और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। समारोह में अधिकारियों और चयनित उम्मीदवारों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहल से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा और समर्थन मिलेगा और उन्हें समाज में समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
तो वहीं विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। इस अवसर पर सरकारी अधिकारी और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपराज्यपाल का कहना है कि वे लद्दाख की जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे और का प्रयास भी करेंगे। विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई है और ये लद्दाख में प्रशासनिक नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने आज उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सुबह की भस्म आरती में भाग लिया और मंदिर की परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया। मंदिर में उनके आगमन पर स्थानीय श्रद्धालु और प्रशंसकों की भीड़ देखी गई। पृथ्वी शॉ ने इस अवसर पर मंदिर परिसर और धार्मिक माहौल की प्रशंसा भी की। तो वहीं बिहार के विभिन्न मस्जिदों और खुले स्थानों पर लोग रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए। वहीं नमाजियों ने सामाजिक दूरी और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए रमजान के आखिरी जुम्मे में भाग लिया। मस्जिदों में इमामों ने आखिरी जुम्मे की खुतबा में रोजेदारों को आत्मसंयम, दान और सामाजिक सहयोग का संदेश दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नमाजियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों की मस्जिदों और खुले मैदानों में रमजान के आखिरी जुम्मा नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए। नमाजियों ने सामाजिक दूरी और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की। इमामों ने खुतबे में रोजेदारों को दान, परोपकार और संयम का संदेश दिया। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के मिलजुल कर रमजान का अंतिम जुम्मा भी मनाया। तो वहीं असम के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्य बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना बना गया। वहीं आपको बताते चले, लोगों ने छाते और रेनकोट का इस्तेमाल किया। कुछ क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक धीमा होने की शिकायतें भी सामने आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। नागरिकों को सड़क पर सावधानी बरतने और बाढ़ संभावित इलाकों से बचने की सलाह दी है। बारिश के चलते बाजार और सार्वजनिक स्थल भी थोड़े समय के लिए शांत रहे। तो वहीं गुवाहाटी के कई इलाकों में आज हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम सुहाना और ठंडा हुआ, जहां जल भराव और ट्रैफिक भी धीमा हुआ। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।